क्या हो अगर किस्मत का खेल एक सोचा समझा जाल निकले। आज हम एक ऐसी ही मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानी की परतों को खोलेंगे जो हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं को धोखे और जिंदा रहने की लड़ाई में बहुत ही चालाकी से बुनती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन डरावनी चेतावनी से, नजर के बारे में। कहते हैं कि नजर लगने पर तो बड़े बड़े सूरमा भी खाक हो जाते हैं। यहीं से कहानी का अलौकिक सुपरनैचुरल माहौल बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। हम ये भी समझेंगे कि कैसे हमारी पुरानी मान्यताओं का इस्तेमाल करके आजकल की डरावनी कहानियां गढ़ी जाती हैं, जहां हर मोड़ पर एक बहुत गहरा मतलब छिपा होता है। तो कहानी का हीरो है अजय, 23 साल का एक आम सा लड़का। फोकस्ड है, अपने करियर को लेके काफी एम्बिशियस है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगा हुआ है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी दुनिया पूरी तरह से पलटने वाली है। और ये जो बदलाव है ना, वो किसी डर या भूत प्रेत से शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है एक रोमांटिक मुलाकात से। ऐसी मुलाकात जो पहली नजर में बिल्कुल किस्मत की लिखी हुई लगती है। तो यहीं से जाल बिछना शुरू होता है, किस्मत और एक अचानक हुई मुलाकात के नाम पर। एक आर्ट एग्जीबिशन में अजय के सामने एक पेंटिंग आती है और वो चौंक जाता है क्योंकि उस पेंटिंग में वो खुद एक खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा है। पेंटिंग बनाने वाली आर्टिस्ट मालिनी कहती है कि उसने ये चेहरा अपनी कल्पना से बनाया है, और फिर वो कहती है शायद किस्मत हमें मिलाना चाहती थी। लेकिन असल में ये किस्मत का खेल नहीं है, ये तो बहुत ही बारीकी से बुना गया एक जाल है, वशीकरण का जाल। एक ऐसा जाल जो सिर्फ और सिर्फ अजय को फंसाने के लिए ही बनाया गया था। और इस जाल को बुनने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल किया गया। पहली, मंत्र पढ़ी हुई खीर ताकि अजय को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी, वही श्रापित पेंटिंग जो अब एक तोहफे के तौर पर अजय के घर में है और असल में एक जासूसी का जरिया है। और तीसरी, एक काला धागा। देखने में तो सुरक्षा का ताबीज लगता है, पर असल में ये एक बंधन है। और ये स्लाइड धोखे की पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है जो अजय को दिख रहा है और दूसरी तरफ है मालिनी की असलियत। जो अजय के लिए एक प्यार भरा तोहफा है, वो मालिनी के लिए कंट्रोल करने का हथियार है। जिसे अजय एक केयर करने वाली दोस्त समझ रहा है, वो असल में एक शातिर शिकारी है। अब जाल पूरी तरह से कस चुका है। अजय को मालिनी अपने घर एक पूजा के लिए बुलाती है, और यही वो बुलावा है जो कहानी को उसके सबसे खौफनाक मोड़ पर ले जाता है। घर पहुंचते ही अजीब चीजें होने लगती हैं। घर बाहर से बिल्कुल वीरान लगता है। अंदर घुसते ही मिर्च और नींबू से एक अजीब सा स्वागत होता है। हवा में एक सीलन भरी गंदी सी बदबू है, और घर के बीचों बीच किसी देवी देवता की नहीं बल्कि एक डरावनी अजीब सी मूर्ति रखी है। साफ है कि यहाँ कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। और फिर अजय पर एक लाल पाउडर फेंका जाता है और बस उसका शरीर वहीं जाम हो जाता है। वो पूरी तरह पैरालाइज्ड है। वो सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन हिलडुल नहीं सकता, बिल्कुल एक जीती जागती मूर्ति की तरह। उस एक पल में अजय का खुद पर से सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो बस एक लाचार दर्शक बनकर रह जाता है। और तब मालिनी की माँ खौफनाक मकसद का खुलासा करती है। वो कहती है, आज तुम्हारी बलि से मेरा बेटा जो सालों से अपाहिज है वो ठीक हो जाएगा। यानी अजय को एक इंसानी बलि के लिए चुना गया है। फिर मालिनी खुद ये बात कबूल करती है। वो बताती है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। ये सब मेरी माँ का बुना हुआ जाल था। तुम रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हो। ये सब 1 महीने पहले एक मेले में तय हो गया था, जब उसकी माँ ने सिर्फ हाथ देखकर अजय की किस्मत और अपनी जरूरत दोनों को पढ़ लिया था। अब अजय पूरी तरह फंस चुका है, शरीर हिल भी नहीं रहा। यहाँ से बचना नामुमकिन लगता है। लेकिन तभी कहानी में एक दूसरी सुपरनैचुरल ताकत सामने आती है। तो सवाल ये उठता है कि अजय उस अलौकिक जाल से आखिर बचा कैसे, जिसने उसे पूरी तरह बेबस कर दिया था। ऐसी कौन सी शक्ति थी जो इतने ताकतवर काले जादू को तोड़ सकती थी? इसका जवाब पितर की धारणा में छिपा है। हिंदू मान्यता के अनुसार पितर हमारे पूर्वजों की आत्माएं होती हैं, जो एक दिव्य कवच की तरह काम करती हैं और अपने वंश को हर खतरे से बचाती हैं। तो मतलब ये है कि पर्दे के पीछे 2 अलौकिक शक्तियों की लड़ाई चल रही थी। कहानी में पता चलता है कि अजय के पितर ही वो ताकत थे जो शुरू से उस वशीकरण के जादू को कमजोर कर रहे थे।
और जब अजय की जान पर बनाई तो उन्होंने उस काले जादू के बंधन को पूरी तरह से तोड़ दिया। अजय वहां से बचकर निकल जाता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी का आखिरी हिस्सा हमें उस काले जादू से पूरी तरह मुक्ति का रास्ता और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। कहानी में आगे बताया गया है कि ऐसे किसी अलौकिक हमले से उभरने के लिए क्या करना चाहिए। एक एक करके सारे स्टेप्स बताए गए हैं। किसी पंडित से मिलना, उस श्रापित काले धागे को तुरंत हटाना, उस इंसान की दी हुई हर चीज को नष्ट करना, शुद्धि के लिए हवन करना और भविष्य की सुरक्षा के लिए एक कवच पहनना। और ये कहानी आखिर में हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक सबक बन जाती है। गलत जगह पर भरोसा करने के अंजाम का सबक। और ये सवाल हम सब के लिए है, क्या किसी पर इतनी जल्दी यकीन कर लेना सही है?